तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे जिसमें इम्पल्स से रिलेटेड और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले थे, है ना। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जरा ये वाला और लिख लो। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना क्या होगा। सभी ने कैरम खेला हुआ है? बस ठीक है। तो क्या होता है, सपोज ओए ये 2 के, सपोज ये मान लेते हैं कितने का, 2 kg का एक ये बॉल है, ठीक है ना, 2 kg का बॉल है और ये 3 kg का बॉल है, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बेटा ध्यान सुनना, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे था। ये कैसा है, रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ पता है, आफ्टर कोलिजन जो 3 वाली बॉल है, 3 kg वाली बॉल है, ये इधर V1 से जाने लगा और ये जो 2 kg वाली बॉल है ये इधर V2 से जाने लगा। हाँ, एक कॉमन हो गया दोनों चीज़ों में कि दोनों ने जो एंगल मूव हुए वो 45 डिग्री हुए। तो कह रहा है व्हाट इज़ द फाइनल स्पीड ऑफ V1 एंड V2। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? फिर से सुनते हैं, देखें। लेट अस कंसीडर 2 balls A and B। Let us consider 2 balls A and B. When ball A is strike with the ball B such that they are moving at 90 degree as shown in figure, then find the velocity of V1 and V2 as shown। Clear है? अब क्वेश्चन समझ में आया? लैंग्वेज लिखना है, चलो लिखो। बॉल A of mass 3 kg, ball A of mass 3 kg, ball A of mass 3 kg, strike with the ball B, strike with the ball B with speed 10 meter per second, 10 meter per second, comma, ball B of mass 2 kg, ball B of mass 2 kg initially at rest, initially at rest, full stop. After collision both balls moving, both balls are moving by making angle 90 degree as shown, by making angle 90 degree as shown, with velocities V1 and V2 as shown, with velocity V1 and V2 as shown. Then calculate the value of V1 and V2. Calculate the value of V1 and V2। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्राई करिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा। कोलिजन जो प्रिंसिपल होता है, अभी हम लोग कोलिजन को डिटेल में पढ़ेंगे जब लॉज ऑफ मोशन आगे और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग फॉलो करा रहे हैं। और क्या था ये हमारा स्टेटमेंट कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट देन मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना है, ठीक है ना। अब देखना बेटा ध्यान से, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको 2 डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक बार वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं। तो अब हम लोग बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो बेटा अलोंग एक्स एक्सिस में है तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करना है सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में, ठीक है।
तो बेटा इसमें देखो इनिशियल मोमेंटम कितना था 3 × 10 प्लस 2 × 0, क्योंकि ये तो 0 में था। हालांकि मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, m1u1 m2u2 m1। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में जा रही है, हमको क्या चाहिए, हमको कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। क्यों, इसका कंपोनेंट इधर चाहिए। और जिन बच्चों को कंपोनेंट्स लेना नहीं आता, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि जब कभी भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस से एंगल थीटा गिवन हो तो उसका कॉस ले लेते हैं, और जिधर कुछ नहीं गिवन है उधर साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसका एक्स एक्सिस में इसका आप कंपोनेंट लोगे तो कितना आ जाएगा m1 v1 cos 45 प्लस m2 v2 cos 45। देखो इसका इधर ही तो जाएगा ना कंपोनेंट, इस एक्सिस में इसका कुछ भी नहीं गिवन है तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब जब यहाँ पे करने जाओगे तो कितना हो जाएगा 3 × 10 प्लस 2 × 0, a3 है ना, तो 3 × v1 × cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 × v2 × 1/√2। बोलो बेटा ये आया नहीं आया, क्लियर है। यहाँ पे देखो इसका मोमेंटम 3 × 10, इसका जो मोमेंटम होगा 2 × 0, और बाद में जो मोमेंटम एक्स एक्सिस में होगा, यानी बॉल जो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और बॉल बी भी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो उनका एक्स बॉल 1 का मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बॉल बी का मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनी। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो क्या निकलेगा, 30 = 3v1/√2 प्लस 2v2/√2। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस की बात करेंगे, सर ये वाई एक्सिस तो मूव कर नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या होगा m1u1 प्लस m2u2 along y axis इज इक्वल टू m1v1 sin 45 प्लस m2v2 sin 45। लेकिन प्लस नहीं होगा, ये बॉल देखो ऊपर जा रही ना, इसका कंपोनेंट किधर बनेगा, इसका ये कंपोनेंट ऊपर बन रहा है तो प्लस में जाएगा, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है बेटा ये नीचे जा रहा है, इसलिए ये माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ साइन माइनस का आ जाएगा। नहीं समझ में आया ना, ठीक। तो अब जब यहाँ पे करने जाओगे, सर वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी तो है नहीं, बॉल ए और बी दोनों के पास, बॉल ए और बी के पास क्या वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी है नहीं है ना। तो जब बॉल की वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है तो कितना हो जाएगा 0, यानी 0 + 0, और यहाँ पे बॉल m1 है तो 3 × v1/√2 माइनस 2v2/√2। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इधर तो 0 ही था, इसको इधर ले आएंगे, 2v2/√2 इज इक्वल टू 3v1/√2। √2 से √2 कैंसिल आउट, v1 की वैल्यू आ गई 2/3v2, ये v1 की वैल्यू आ गई। बोलो बेटा आया नहीं आया। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ से v1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दूंगा तो v2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और जब v2 आ जाए फिर से यहाँ लेके आ जाना तो v1 आ जाएगा। बोलो नहीं आया। एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, कितने लोग वैसे समझ में आ गया था, कितने लोगों को नहीं आया था, ओके। चलो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों को लगाना है। फॉर्मूला सबको आई होप पता होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूले में आपको डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन आप खुद सोचो, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है और आई जे के में बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो डायरेक्शन मैटर करेगा। तो अब जरा देखो, बॉल के पास इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है ना, ये तो रेस्ट में था, तो जितना कोलिजन के पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है उतना आफ्टर कोलिजन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, m1u1 m2u2 इज इक्वल टू, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कितना है m1v1 cos 45, इसका मोमेंटम कितना है m2v2 cos 45।
यहाँ से सॉल्व किया, एक इक्वेशन मिल गई हमको। क्लियर है? अब जरा सोचो बेटा कि ये पार्टिकल आप बाद में वाई एक्सिस में भी जा रहे हैं, तो जब इनिशियली ये वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली वाई एक्सिस में मोमेंटम जीरो है, तो बाद वाला मोमेंटम को देखो जीरो होना पड़ेगा, और जब होगा तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तो बस इस v1 की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो मुझे क्या होगा, यहाँ से v2 मिल जाएगा, और जब v2 आपको मिल जाए तो फिर से यहाँ रख देना, तो v1 आ जाएगा। बोलो अभी समझ में आया? कितने लोगों को आ गया, कितने लोगों को नहीं आया? क्लियर है ना? कर लोगे? चलो ट्राई करो जल्दी से। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे इस v1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2v2/√2, 2v2/√2, ऐड कर दिया 4v2/√2, √2 इधर 4 से डिवाइड, सॉल्व करोगे 10.57, ठीक है। और इस 10.57 की वैल्यू को फिर से यहाँ पे रख दिया मैंने v2 की जगह पे 7.05। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं क्या होगा ये, आता तो है, लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ओके। सीधे सीधे बोला जा रहा है अभी मतलब कि स्टेटमेंट शॉर्ट में है, तो अभी आगे करने के वाले हैं ये चीज़ देखते हैं, खुद मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, जरा ध्यान सुनने बेटा। क्या हुआ कि एक अगर ब्लॉक आप लेते हो, एक ब्लॉक लेते हो m मास का, तो ये कन्फर्म है सर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी मास अगर है तो वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो कितना होगा, उसका mg होगा। ठीक है ना, हर बॉडी में mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में mg डाउनवर्ड लग रहा है तो सर इसी रीजन की वजह से ये बॉल तुरंत धड़ाक से नीचे गिराती है ज़मीन पे। बोलो बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? और ये फर्स्ट हमारे सेकेंड लॉ को भी सेटिस्फाइड कर रही है। कैसे? सेकेंड लॉ में क्या कहा गया कि अगर कोई बॉडी में कोई फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी उधर की तरफ एक्सेलरेट भी करेगी। अगर उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो अनबैलेंस्ड मीन्स रिजल्टेंट कोई ना कोई फोर्स उसे किसी डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ये देखो mg है, तो ये mg नीचे लग रहा है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, ऊपर कोई अभी नहीं लग रहा था, धड़ाम से नीचे गिर गया। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया? बोलो यार। ठीक, अब अगर सेम केस में आपने क्या किया कि एक टेबल लिया, एक ये आपने टेबल ली, और टेबल में आपने क्या किया, एक ब्लॉक को रख दिया। तो लॉजिक ये कहता है कि सर अगर ये ब्लॉक रखा है तो ब्लॉक में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना ही लगना है। ठीक है, लेकिन सर जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो इसको नीचे आना, लेकिन ये नीचे इसका ये कैसा है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, उसमें क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि उसमें लगने वाले नेट फोर्सेस क्या हैं, जीरो। तो अगर ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है और इसमें mg नीचे लग रहा है तो इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बॉडी है रेस्ट में। तो इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा है जो इस mg को बराबर नहीं। समझ में आया? कितने लोग नहीं आया? हाथ उठाओ, कितनों को आ गया? ओके। जब ये देखो जैसे बॉल ये है, छोड़ा नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है तो मोशन भी नीचे हो रहा है। लेकिन जरा इनमें देखो ये क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि
अगर इनका mg नीचे लग रहा है तो मेरा हाथ भी इन पे कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स इन मार्कर्स में कितना हो गया 0, और जिसकी वजह से ये कैसे हैं, नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो अब यहाँ पे अगर टेबल पे इसने mg फोर्स लगाया है तो टेबल भी इसको रिवर्स करेगी और वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। वो क्या होगा, अब ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, सिग्मा एफ वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहे हैं शुड बी इक्वल टू 0। और मैंने आपको बता रखा है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स ऊपर लग रहा है तो प्लस में और कोई नीचे लग रहा है तो सिग्मा का मतलब समेशन, तो यानी किसका सम करेंगे, n ऊपर जा रहा है तो इसलिए प्लस में, mg नीचे लग रहा है इसलिए माइनस में, और फाइनली कितना, n किसके बराबर हो गया। तो जो यहाँ पे एक हम लोगों ने फोर्स देखा वो कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन है। कहाँ से आया कि सर ये जो ब्लॉक था इसने टेबल पे mg फोर्स नीचे लगाया था तो टेबल ने ब्लॉक पे रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, क्योंकि थर्ड लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। किसी को पीटना है तो डंडा ढूंढोगे, ये नहीं कि हाथ से मार दो। हाथ से मारने जा रहे हो, पता लगा जितना उसको लग रहा है उतना तुम्हारे हाथ में लग गया, डंडा से मारेंगे तो डंडा में लगे जितना लगना है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई, पहला एग्जाम्पल क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल आ गया कि सर अगर कोई यहाँ पे रस्सी से मैं किसी ब्लॉक को हैंग कर दूं तो ये ब्लॉक जो है अभी भी रेस्ट पे है, जबकि इस पे लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स इसको नीचे जाना, लेकिन ये नीचे, इसका मतलब ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ठीक है ना। तो जब ये रेस्ट पे है तो मतलब कि इसमें कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा। बोलो बच्चे, लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये देखो इसमें रस्सी में ऊपर फोर्स लग रहा है, और ये जो रस्सी में फोर्स लगेगा वो होगा टेंशन। क्या होगा, क्या होगा, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब जब ये टेंशन है जो इस ब्लॉक में ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है तो रेस्ट पे है, तो इसलिए क्या होगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे ही 0 होगा तो क्या होगा, t माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, बोलो आया नहीं आया, दूसरा केस समझ में आया नहीं आया। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर, समझ में आया, एनी डाउट, हाँ उसको समझा दें। आप क्या करते हो, रस्सी देखो एक बात सुन लो, रस्सी को अगर ढीली छोड़ दोगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, रस्सी को टाइट कर दोगे तो टेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने किसी रोप से किसी ब्लॉक को हैंग किया तो ब्लॉक पे तो mg नीचे लग रहा है तो सबको पता है, लेकिन कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो ऊपर लग रहा है, तो उसमें ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन है, क्योंकि रस्सी कैसी है, टाइट है। आ रही बात समझ में, क्लियर है नहीं। तो ये t ऊपर लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, अब ब्लॉक रेस्ट में है तो ये चीज होना ही जो होना है, नोट करो। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अब हम लोग बेटा उन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो हम लोग यहाँ पे एनएलएम में यूज करने वाले हैं। एनएलएम बोले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हालांकि फोर्स तो कई तरह के होते हैं, मेनली 4 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है ना। मेन 4 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड अब ये कौन सा बोला, वंडरवॉल फोर्सेस। 4 तरीके के टोटल फोर्सेस होते हैं। फिर उनकी कैटेगरी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे जो जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, उसी की कैटेगरी में आ जाते हैं बहुत सारे फोर्सेस। तो उनको तो हम लोग बाद में देखते रहेंगे, जब 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सारी बात अलग है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर फिर कौन से फोर्सेस की आप बात कर रहे हैं, तो बेटा हम वहाँ पे इस तरह के फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं जो फोर्सेस को हम लोग एनएलएम में न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, लाइक टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, है ना। ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि अब जब आप यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, आपने लिखनी है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, देयर आर बेसिकली लिखो, बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड लास्ट वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है ना। ये 4 तरीके के मेन कैटेगरी के फोर्सेस होते हैं। अब इनकी सब कैटेगरी होती है। अब जैसे उसने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स पता है क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक पोजीशन है, पोस्ट है। मैंने आपको बार पहले भी बताया था। कैसी पोजीशन? जैसे कि प्रिंसिपल की, हर स्कूल में प्रिंसिपल की क्या होती है? कोई ये नहीं होता है कि नहीं ये प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल एक पोस्ट है, उसको कोई भी फिल कर सकता है ना। जैसे अब हमारे यहाँ कोई और सर बैठे हुए हैं, आपके स्कूल में कोई और सर बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? प्रिंसिपल एक पोस्ट है, उसको कोई भी रियल पर्सन आकर के फिल कर सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो जो हमारे ये फोर्सेस हैं, चाहे नॉर्मल हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्सेस हो, चाहे ये टेंशन हो, चाहे ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो, ये सब एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। और कब करेंगे? जब पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा। जैसे एक पत्थर को आपने धागे में बांधा और घुमाना शुरू कर दिया, तो पत्थर क्या होता है? सर्कल में रिवॉल्व करने लगता है। तो एक बात आपको कंफर्म है कि जब पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सर आखिर ये है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टेंशन नहीं लेने का। जब हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो जब क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना ही लगना होता है। अगर नहीं लगेगा तो पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व नहीं करेगा। एग्जाम्पल, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि सर नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ रहेगा। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है? सेंटर की तरफ है ना। तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, है ना। रस्सी में वो बांधा, पत्थर बांधा और इसको ऐसे घुमा रहे, तो उस समय रोप कैसी थी? एकदम टाइट थी कि नहीं थी? है ना। तो टेंशन था, तो टेंशन ने वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस दिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा उस दिन रिवोल्यूशन बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे? सर क्या हुआ, मैंने कमजोर धागा ले लिया था और जब ऐसे घुमा रहा था बीच में धागा टूट गया। जैसे ही धागा टूटा तो पत्थर जैसे घूम रहा था ना, तो उसी टेंजेंट डायरेक्शन में बड़ी दूर जाएगा। जैसे ही धागा टूटेगा उसके बाद तुम्हारा पत्थर सर्कल में रिवॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि जो टेंशन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था, जब वही नहीं रहा तो पार्टिकल क्यों सर्कल में रिवॉल्व करेगा? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? ओके। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं होता, वो एक पोजीशन है, वो एक पोस्ट है। तो रियल फोर्सेस कौन कौन से होंगे, कैसे बात करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्सेस विच वी विल यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। फोर्सेस विच वी विल यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। हाँ, और पहला है नॉर्मल रिएक्शन। अभी अभी इससे आपको वाकिफ सामना हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो ये क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। ये कब लगता है ये चीज देखते हैं। Whenever two bodies are in contact and they are pressing to each other. Whenever two bodies are in contact and pressing to each other, then normal force act between them. Normal force act between them. ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा
इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्सेस will always perpendicular the contact surface। ठीक है, जैसे सुनना बेटा, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं नॉर्मल रिएक्शन की। क्या सर? हमेशा तब लगता है जब दो बॉडीज के कांटेक्ट में हो। जैसे mg रखा बॉल, देखो m मास का है, सरफेस से कांटेक्ट में है नहीं है? बोलो यार, ये ब्लॉक इससे कांटेक्ट में है नहीं है? तो mg इसने लगाया, यानी ब्लॉक ने इसे जमीन को पुश किया कि नहीं किया? तो जमीन क्या करेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा। और किस डायरेक्शन में कर रहा है? अपनी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो यहाँ पे n किसके बराबर हो जाएगा? नहीं आया? ओके, क्लियर है ना? ठीक। अब पता है, जब मैं कोचिंग करने गया था, पढ़ने गया था, तो वहाँ पे भाई मेरी क्लास बंद थी एक दिन, तो मेरे साथ बायो के बच्चे पढ़ते थे, तो वो दूसरी जगह पर पढ़ते थे। तो मुझसे कह रहे थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो सर तुम भी पढ़ाओ वहाँ पे, देखाओ। तो हमने क्या हुआ, देखने गए थे केवल एक दिन। क्या हुआ था, क्योंकि हमें पढ़ना तो कहीं और था, वो तो मैं पहले से डिसाइडेड था। तो जब देखने गए थे तो वो सर क्या किए, थोड़ा उनका, क्योंकि नीट का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू जेई। तो क्या होता है कि जब उन्होंने क्या किया कि एक क्वेश्चन दिया, बड़े उसे नॉर्मल पढ़ा रहे थे और हमें तो पढ़ा हुआ था, तो अपना एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया, ये वाला। कौन सा? ये वाला। और उन्होंने कहा ये ब्लॉक रखा हुआ है M1 और ये यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है M2। तो कह रहे हैं कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ लगेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो उनको ये लगा था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कोई नहीं बता पाएगा, तो उन्होंने ताव में रख दिया 500 का इनाम। सुनो तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि जो लड़का ये बता, पहले मैं नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे क्या करना, पीछे बैठा था मैं कोने में, कह रहे थे कि नहीं कोई कौन आवाज़ करेगी, हाँ हम बताएंगे, नहीं कोई टेंशन नहीं है, हमें नहीं बताना। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जो इसको बता देगा दोनों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 500 का इनाम, तुरंत हाथ उठा दिए। और दो लोग हाथ उठाए थे, तो अब 2 लोग हाथ उठा दिए तो क्या हुआ, तो भाई पूछा उन्होंने, तो उसमें क्या वो बताया भाई ये देखो, अब ये तो अभी तुम ही बता दोगे। कहोगे सर ये इसका M1G नीचे लगेगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ जाएगा तो यानी N1 की वैल्यू तो सिंपल सी ये लगेगी। नहीं, अब तो ये हुआ, बात फंस रही थी N2 की, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे मैं जरा सोचना चाहूँगा कितने लोग जो बता लेंगे, इनाम नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, इधर लगेगा नॉर्मल की बात बताओ, टेंशन की बात मत बताओ। किधर? कितने लोग कह रहे हैं राइट साइड लगेगा? कितने लोग कह रहे हैं लेफ्ट साइड लगेगा? हाँ, अबे नीचे क्यों लगेगा? चलो ठीक है ना। और मैंने तुरंत जैसे ही हाथ उठाया था तो कहने हाँ ये लड़का दिख तो नहीं रहा मेरी कोचिंग, फिर भी तुम बताओ। तो जब हम बताने गए तो N1 तो कहा हाँ ये तो ठीक है, N2 की बताओ वैल्यू बताओ। हमने तुरंत बताया N2 की वैल्यू और कोई डायरेक्शन नहीं। 500 मिल गए? हाँ, अरे लड़के पूरा मतलब जो जिनके साथ गए थे एकदम कहते पैसा दीजिए पैसा दीजिए, और पैसा उन्होंने जब दिया नहीं तो बाहर जैसे ही निकले सब छेंक के हमें ले लूटने लगे, चलो चाय बिस्किट खिलाओ चाय बिस्किट। तो वो 500 में मुश्किल से 100-150 बचा रहा होगा। हाँ, इतनी महंगी चाय नहीं, तो जानते हो क्या था, जिन जो नहीं भी जानते तो वही आके वो पीने लगे वहाँ पे। तो क्या करता मैं, चलो जाओ लो जाके। सुनो अब जरा ध्यान सुनना, क्योंकि N2 की वैल्यू क्यों 0 हुई, क्योंकि जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है वो तुमने ध्यान से नहीं पढ़ी। ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो। क्या हुआ? दे आर नॉट प्रेसिंग टू ईच अदर, ठीक है ना। अगर आप इस दीवार को चुपचाप हटा भी दोगे ना, ये ऐसे ही लटकता रहेगा, केवल टच तो कर रहा था,
लेकिन प्रेस नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन अगर इसी जगह पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाता, सपोज सरफेस मेरी ये हो जाती, तब फिर नॉर्मल 0 कुछ ना कुछ वैल्यू आती, क्योंकि जब आप ये सरफेस हटाते ना तो ये धड़ाक से ऐसे घूम के इधर आता। बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो ये तो ऐसे केवल हैंग कर रहा था बेटा, आपको केवल यहाँ पे पागल बनाने के लिए उन्होंने वो दीवार बनाई थी। तो जब यहाँ पे करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है नहीं? आया नहीं आया? ठीक है। अब इसी तरह के अगर मैं और एग्जांपल्स दूं लाइक दिस, जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है ना, और एक कंटेनर में ये एक बॉल रखी हुई है, बॉल काफ़ी टेढ़ी है, रहने दो, ठीक है ना। तो अब कह रहा है यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनके जिनमें नॉर्मल लगेगा, और लगेगा तो डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। और इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी है, जल्दी से बताओ इसमें डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे लगेगी? ठीक है, ये हो गया, फिर एक है, ये हो गया फिगर, ठीक है, ये 3 फिगर हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं बताना, नॉर्मल अगर लग रहा है तो जिस पॉइंट में लग रहा है उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। चलो देखते हैं। सर अगर आप ये हटा दोगे ना तो दोनों बॉल धड़ाक से नीचे गिरेंगी, यानी ये लो नॉर्मल। सर इसको हटा दोगे तो भी गिर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रेस कर रहा, क्योंकि टाइटली बॉन्डेड है, देख लो एक दूसरे से। और जब टाइटली है तो ये भी इसको प्रेस करेगा और ये भी प्रेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखना, सिर्फ और सिर्फ बीच में, क्योंकि इसको चुपचाप उठा के चले जाओ, इसको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन। नहीं आया? जल्दी नोट कर लो। यहाँ पे इसका भी नॉर्मल आपको निकालना है, ठीक है ना। जैसे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, m मास का है, ये एंगल है थीटा। तो पूछ रहा है कि नॉर्मल किधर लगेगा और वैल्यू क्या होगी? कौन सा परपेंडिकुलर? नॉर्मल किधर लगेगा उसकी डायरेक्शन बताओ। सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कई सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, नॉर्मल इधर बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ध्यान सुनना, mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, उसमें कोई रोक टोक। और जो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा ना, कॉन्टैक्ट सरफेस ये है ना बेटा, तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? ये जाएगा। तो अब नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुना। तो ध्यान से सुनना बेटा कि जब mg इधर लगेगा, देखो तो ये तो 90 डिग्री बन गया, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। बोलो यार। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसका मैं ये वाला फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तोड़ डालें, एक ही दिन में बवाल खत्म हो रोज रोज का। देखो ठीक है ना, अगर ये 90 हो गया बेटा तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये देखो लाइन, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्या थीटा होगा? तो mg cos थीटा इधर आ जाएगा। तो यानी नॉर्मल के जस्ट अपोजिट फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि ये एंगल क्या होने वाला है? नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ में तो ना आया होगा। कितने लोगों को आ गया? कितने लोगों को नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? फिर से सर ये पॉइंट ले लेते, इसको बड़ा ऑब्जेक्ट था, इस पॉइंट ले लिया तो आपको एंगल्स बनाने में आसानी हो गई। mg तो डाउनवर्ड लगेगा, ये थीटा है, ये पूरा 90 बना तो 90 माइनस थीटा ये हो गया। बोलो। अब इस सरफेस से ये लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा 90 है, अगर तो ये थीटा होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो mg का कंपोनेंट थीटा के लॉन्ग आया नहीं आया? और किसको बैलेंस कर रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो मोशन कर नहीं रही, तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे?
बैलेंस कर रहे होंगे, तो यानी जो n1 इधर लग रहा है तो ये इसके बराबर लग रहा होगा, तभी ये बॉडी इधर मोशन नहीं कर रही, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो इस डायरेक्शन में क्यों मोशन कर रही थी? क्योंकि सर mg का एक फोर्स, देखो जिधर से थीटा नहीं दिया उधर कौन सा फोर्स लगेगा? mg, और यही mg sin थीटा बॉल को नीचे ले जाके आता है फिसलाते हुए। नहीं समझ में आया? तो mg पे mg लग रहा था, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, mg cos थीटा जो कि नॉर्मल के बराबर होगा, mg sin थीटा जो ब्लॉक को नीचे मूव करा के ले जा रहा। नहीं आया? बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जिनकी फीस नहीं सबमिट है भाई, मैं बता रहा हूँ 10 तारीख तक फीस सबमिट कर दें।